बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद मुमकिन ही ना हो सके कि कोई हम में से ऐसा बंदा भी हो जो किसी न किसी ज़माने में कहानियाँ पढ़ता रहा हो या सुनता रहा हो। हमारी बहुत बड़ी आबादी ऐसी है कि जो कहानियों से किसी न किसी तरफ से शगफ़ रखती है, चाहे ये किताबी सूरत में हो, चाहे ये किस्सा गोई की सूरत में दादी या नानी या वालदा या वालिद से सुनी हुई कहानी हो, और चाहे मॉडर्न ज़माने के मुताबिक हम फ़िल्में, ड्रामे, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ या दूसरी सीरीज़ के ज़रिए से अपने इस शौक़ को पूरा करते हैं। लेकिन पिछले कोई 15 साल के अंदर स्टोरी टेलिंग या कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया है, जब इसको ख़ास तौर पे दुनिया के बड़ी जो सी आईवी लीग्स कहलाती हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसी, उन्होंने स्टोरी टेलिंग को कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कामयाबी के लिए एक ख़ास तरह का रुख दिया और इसको कोर्सेज़ की सूरत में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। बहुत सारी रिसर्च के बाद आज हम ये बात जानते हैं कि कहानी सुनाने का जो ख़ास वस्फ़ रखने वाले लोग हैं, वो बड़ी आराम से किसी भी महफ़िल या किसी भी काम करने की जगह यानी कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि कहानी का तार पोर कुछ इस तरह का इंसानी जहन और दिल के साथ लगा हुआ है कि हर कोई इंसान इसके अंदर दिलचस्पी रखता है और अच्छी कहानी सुनाने वाले की तरफ उसका मुतवज्जो होना एक बिल्कुल कुदरती अमर है। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ इससे पहले कि हम ये बात करें कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में या किसी भी अपनी पर्सनल जगह पे कहानी सुना के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं। हम थोड़ा सा ये देख लें कि कहानी असल में है कब से और कब से ये हमारे अंदर डेवलप हो रही है। इसको यूँ समझ लीजिए कि जब से इंसान ने बोलना शुरू किया तो बोलते साथ ही दिमाग की जो अर्लीस्ट जो सी डेवलपमेंट शुरू हुई, उस अर्लीस्ट डेवलपमेंट के अंदर कहानी का एक बहुत बड़ा किरदार था। क्यों? इस वजह से कि कहानी एक ऐसी चीज़ है जो नामौजूद को मौजूद बना लेती है और इसके अलावा अपनी मुख्तलिफ़ तरह की जो सी रियलिटीज़ हैं उनकी एक रिहर्सल के तौर पर आपको ख्वाब की सूरत में या एक सोच की सूरत में इतनी दिलचस्प पैराए के अंदर आपको उस चीज़ की रिहर्सल करा देती है कि रियल लाइफ के अंदर जब आपको ऐसी किसी सिचुएशन से सामना करना पड़े तो आप निस्बतन आराम से उस सिचुएशन में से गुज़र जाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि दिमाग की वजह से ये जो कहानी का एक वस्फ़ है या क्वालिटी है, ये बायोलॉजिकली अंदर हमारे मौजूद है। हमारी मेमोरीज़ का या याददाश्त का बहुत बड़ा हिस्सा भी कहानी की सूरत में हमारी मेमोरीज़ के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी होगी, उसका मतलब ये है कि उसने उतनी ही दिलचस्प पैराए में किसी कहानी की सूरत के अंदर उसको अपने अंदर समो लिया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर तौर पर रिकॉल हो सकती है, यानी कि उसको याद किया जा सकता है। थोड़ा सा हम इसको यूँ भी समझ लीजिए कि कहानी के बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्या। मैं यहाँ पे ड्रामे की या उस तरह के प्ले राइट्स की तरह प्लॉट्स की बात नहीं करूँगा, बल्कि एक जनरल तरीके से आपको कहानी की वो बात बताऊँगा जिसको आप अपनी आम ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी बेसिकली कुछ बेसिक स्टेप्स या किरदारों के ऊपर मुनहसर होती है, जिसके अंदर एक हीरो जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, एक विलन जिसको एंटेगोनिस्ट कहते हैं या एंटी हीरो कहते हैं, और एक तीसरा एक चीज़ इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हीरो और विलन के होने के बावजूद, वो है कन्फ्लिक्ट। नॉर्मली कहानी हीरो और विलन के दरमियान किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से डेवलप होती है और उस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना ही उसका प्लॉट डेवलप करता है और वही उसको क्लाइमेक्स पे लेके जाके किसी नतीजे पे लेके जाती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी कहानी होंगी उसके अंदर हीरो, विलन और कन्फ्लिक्ट का ज़िक्र ज़रूर होगा, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम जानते हैं
کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی کہانی یا قصے میں ہمیں شیطان کی صورت میں وہ ایک کردار ملتا ہے جس نے ایک ایسا کنفلکٹ پیدا کیا کہ وہ کہانی دلچسپی کا باعث بن گئی، اور اب ہزاروں سال سے گزرنے کے باوجود وہ ہماری یادداشت میں محفوظ ہے، اور یہی وہ کہانی کی بنت ہے جو آج تک چلتی رہتی ہے۔ دوسری ایک بہت اہم بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کہانی کا جو وصف ہے یا کہانی کا جو ایک کوالٹی ہے، یہ وہ کوالٹی ہے جس کے تحت ہم اپنی نہ صرف کہ نادیدہ خواہشات کو پورا کرتے ہیں یا آنے والے وقت یا آنے والی سچویشن کی پریکٹس یا ریہرسل کرتے ہیں، بلکہ کہانی وہ چیز ہے جس سے ہم کسی کو بھی سنا کر ایک بندے کو یا ایک بڑی آڈینس کو ہم ان کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ انسانی دماغ کی یہ ایک بیسک کوالٹی ہے کہ یہ کہانی کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتا اور ویژولائز اور امیجن کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، چاہے وہ الہامی ہو، چاہے وہ کسی معاشرے کی پیداوار ہو، چاہے وہ کسی کتاب کی یا صحیفے کی صورت میں ہو، اور چاہے کیا وہ زبانی سینہ بسینہ چل رہا ہو، ہر ایک قسم کی جو بھی مذہب ہوگا اس کے اندر ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک خاص کہانی یا کہانیوں کا مجموعہ نظر آئے گا، کیونکہ کہانی کی صورت کے اندر ریلیجن یا تصوف والے اپنی معافی ضمیر یا اپنی بات جو اچھی باتوں کی صورت میں ہو یا ڈرانے والی کی صورت میں ہو، وہ دونوں صورتوں کے اندر کہانی کا استعمال کر کے لوگوں تک میکسیمم ریچ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ پتہ چلا کہ نہ صرف کہ کہانی ہمارے اندر ایک بایولوجیکل ضرورت کے تحت پڑی ہے، بلکہ ہماری جتنی بھی مشہور ترین یا افیکٹو کمیونیکیشن ہے وہ کہانی کے صورت میں ہی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ چاہے آپ کی پرسنل لائف ہے، چاہے آپ کی کارپوریٹ لائف ہے یعنی کہ پروفیشنل لائف ہے، اس کے اندر آپ کہانی کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ خاص طور پہ اگر آپ ایسے کسی کاروبار سے منسلک ہیں جس میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ ملازمین ہیں، یا آپ ایک ایسے پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہیں جس کے اندر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کولیگز یا سبارڈینیٹس ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہوئے ہمیشہ کسی نہ کسی قصے یا کہانی کا استعمال کیجیے۔ اس قصے کہانی کا استعمال آپ کی گزشتہ جو پرسنل لائف ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور گزری ہوئی کوئی پروفیشنل واقعہ بھی ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو زیادہ بہتر طور پہ کسی خاص بات کو اپنی ٹیم کو سمجھا سکتے ہیں۔ ایک بار یاد رکھیے گا کہ یہ زمانہ جو ان سے خاص طور پہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم نے اپنی ارتقاء کا سفر، ذہنی ارتقاء کا سفر کہانیوں اور آرٹ سے شروع کیا تھا، اور آج جب کہ ہم دوبارہ سے ویژولز کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ اب ہم پڑھتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں، تو ہماری انسانی کے جو تصورات کی جو ایک بیس ہے وہ اتنی ہی سٹرونگ ہو گئی ہے۔ اگر آپ اپنی ٹیمز کے ساتھ یا اپنی پرسنل لائف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ افیکٹولی کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ آپ کو ایک اچھا کہانی گو یعنی کہ ایک اچھا قصہ گو ہونا آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی کوئی کہانی کو آپ ڈیولپ کر کے بتائیں، اس کے اندر ایک پرسنلائزڈ ٹچ ضرور ہو۔ پرسنلائزڈ ٹچ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف کوئی ایسی خشک کہانیاں نہ سنائیں یا واقعات نہ سنائیں جو اس سے یہ لگے کہ یہ آپ کے ذاتی ایکسپیرینس یا ذاتی ٹچ کے اندر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وہ کہانی اور یا قصہ جو سا ہے وہ آپ کی آڈینس کو متاثر کرے گا جس کے اندر اس بات کا ٹیسٹ یا خوشبو موجود ہو کہ آپ اس کہانی کو اپنے اوپر بتا چکے ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کا ایک پرسنل ٹچ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور ویسے بھی اس طریقے کی کہانی سنانے کی وجہ سے ایک فوقیت یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کیا ہو یا ذاتی طور پر اس کو سوچا ہو، اس کی بنت بناتے ہوئے یا اس کی پریزنٹیشن آپ کی اتنی ہی زیادہ سٹرونگ ہوگی۔ تو آپ جب بھی کوئی کہانی بنائیں یا سنائیں تو آپ اس کو ضرور اس طریقے سے لے کے چلیں کہ کس طریقے سے آپ اس کے اندر پرسنل ٹچ دے سکتے ہیں،
कैसे आपने किरदारों के अंदर किसी एक को हीरो, किसी एक को विलन बनाना है, और ख़ास तौर पे उस कहानी या वाक़े के अंदर कन्फ्लिक्ट का ज़िक्र ज़रूर कीजिए, क्योंकि असल में लोग ये जानना चाहते हैं किसी भी कहानी के अंदर उनकी पहले दिलचस्पी का पड़ाव ये होता है कि इसके अंदर झगड़ा या मसला या कन्फ्लिक्ट है क्या। उसके बाद सुनने वाला या देखने वाला या पढ़ने वाला इस बात का इंतज़ार कर रहा होता है कि ये जो उलझन है या झगड़ा है या कन्फ्लिक्ट है, इसका रिजॉल्व क्या होगा। आप जब भी कोई कहानी सुनाएं अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल एनवायरनमेंट के अंदर, उसका रिजॉल्व ज़रूर दीजिए, चाहे वो रिजॉल्व हक़ पे यानी कि मुकम्मल तौर पे हकीकत पे मबनी हो, और चाहे वो इस तरह की एक चीज़ हो जिसके अंदर आपने थोड़ा सा ड्रामाई अंदाज भी डाल दिया हो। एक और चीज़ आपके जहन में रखिएगा, नॉर्मली हम कहानी को या फिक्शन को झूठ या बनी बनाई हुई चीज़ समझते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया की तकरीबन तमाम मजहबी किताबों के अंदर, आप इस्लाम को ले लीजिए, जुदाइज़म को ले लीजिए, सिख मज़हब को ले लीजिए, हिंदू मज़हब को ले लीजिए, ये तमाम की तमाम जो सी किताबें हैं किस्से कहानियों से भरी पड़ी हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अलौही ताकतों को भी ये पता है, अल्लाह, खुदा या भगवान भी ये बात जानता है कि इनका दिमाग ही इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि इनको जब कहानी या किस्से की सूरत में कोई चीज़ की तंबीह या इनको चीज़ सुनाई जाए या बताई जाए, ये उसी वजह से आपको उसके मुताबिक ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देते हैं। और मेरा मानना ये है कि रूहानियत के अंदर भी लोगों की जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, उसकी वजह ही ये है कि रूहानियत के अंदर गलत या सही, असल या नकली किसी न किस्म की कहानियाँ डेवलप करके लोगों को सुनाई जाती हैं। इसी वजह से आपने जो सूफ़ियों की किताब एक सुनी होगी, तज़किरतुल औलिया, उसके किस्से कहानियों का पूरे ख़ास तौर पे इंडो पाक के सूफ़ीज़म पे गहरे असरात पड़े हैं, क्योंकि कहानी की सूरत के अंदर उनको रूहानियत एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी ख़ास तरह की मंजिलों की नवीद सुनाती है जिसके पीछे वो इंटरेस्ट लेके चलते हैं। यही हालात हमारी प्रोफेशनल लाइफ के है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टाफ मोटिवेटेड रहे, आप ये चाहते हैं कि वो सेल्फ मोटिवेशन के साथ किसी गोल को अचीव करने के लिए दौड़ें, तो उनके लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको देना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्टिव हीरो, विलन और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की सूरत के अंदर उनके अंदर इनबेड किया जा सकता है, यानी कि उनके दिमागों में बिठाया जा सकता है इस तरीके से कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को अपना ऑब्जेक्टिव समझना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह की आपके अंदर क्वालिटीज़ आएंगी कहानी के ऊपर काम करते हुए कि आप मरकज़ महफिल बनना शुरू हो जाएंगे। लोग आपका इंतज़ार करेंगे कि कब वो आएगा और अपनी दिलचस्प बात से या किसी किस्से या कहानी से ना सिर्फ कि हमें महसूस करेगा, बल्कि उसके साथ साथ हमें कोई सबक आमोज़ चीज़ भी दे जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।